हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों ऑफलाइन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन है आपके लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कि यानी कि ये क्या कर रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है कि जो कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की सुरक्षा के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में हमेशा हमको क्या किसको देना है, प्रायोरिटी। हमेशा एक ज्ञान की संरचना के लिए उनको अवसर प्रदान करना है, मौके प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, और परिवार जो है सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, या परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। क्या होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा सामाजिकरण के लिए। तो यहाँ पे जो सही होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का 4 का आंसर वहाँ होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, यानी कि विद्यालय जो है द्वितीयक कारक होता है सामाजिकरण का, और परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस पे जोर देता है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बुद्धिमत्ता की जो है दोस्तों विभिन्न दशाएं हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ये किस चरण को दर्शाता है, प्रथा पूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो इसमें कई तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर अलग अलग जो है लैंग्वेज में इसको दे देता है। लैंग्वेज का मतलब दोस्तों इसका जो वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, मीनिंग वही रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो प्रथागत जो चरण है दोस्तों, यानी कि सेकेंड स्टेज, उसमें जो है कि ये किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर, गुणारोपण महत्व पर, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण। तो देखिए, जब भी लेव वायगोत्स्की की बात आती है दोस्तों, तो हमारे माइंड में तीन ही चीज़ें चलनी चाहिए, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज की बात। तो यहाँ पर इन तीनों में से एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि सोशल से है, यानी सांस्कृतिक उपकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लेव वायगोत्स्की के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये तीनों सोशल, कल्चर, लैंग्वेज के बाद एक पार्ट का भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर इन चारों में से कोई आपको मिल जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो वहाँ पे आप आँख बंद करके ट्रिक करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा या मनोबंध। तो देखिए, स्कीमा मनोबंध एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब जीन पियाजे की बात आएगी और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर अगर स्कीमा या मनोबंध आपको दिखे तो हाथ पर आप क्या कर सकते हैं, आँख बंद कर ट्रिक कर सकते हैं। जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो स्कीमा से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो स्कीमा अगर जीन पियाजे का क्वेश्चन है और उसमें स्कीमा कहीं पर दिया हुआ है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप ट्रिक कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो यानी इन्होंने 4 जो स्टेज बताई थी दोस्तों, उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके अवस्था में विकास का जो मुख्य गुण होता है उसको पूछा गया है, क्या होता है? क्या अमूर्त सोच का विकास होता है, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच होता है, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि विचार या कि सोच में केंद्रीकरण होता है बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लिखा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए, विकास के बारे में अगर यहाँ पर सही कथन पूछा गया है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास जो है दोस्तों बहुत बहुआयामी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का क्रम होता है वो क्या है? संवेदिक, मूर्त अमूर्त, या अमूर्त संवेदिक मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या मूर्त मूर्त सांवेदिक। तो देखिए, जो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का क्रम होता है दोस्तों, सबसे पहले संवेदिक होता है, मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त होता है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में जीन पियाजे साहब ने इसमें बताया है 4 स्टेजेस को, तो उसको भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? क्या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एक प्रगतिशील कक्षा में, जब भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखेंगे तो हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, न कि नेगेटिव तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लोग ध्यान में देंगे, न कि वो बाधा होगी, न कि असफलता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दोस्तों कि एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। तो देखिए, हमेशा हमको क्या करना है, जब एक समावेशी कक्षा होती है तो वहाँ पे हर बच्चे को क्या करना है, सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के बारे में जोर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग किया गया है, यानी प्रयोग उपयुक्त है? क्या मंदित छात्र, विकलांग छात्र,
या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो देखिए इसके जो है पहले जो विकलांग होता था, ठीक है, उसके रूप में तो उसके जगह पे कौन सा शब्द जो उपयुक्त हुआ है 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार, तो वो हुआ है आपका छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ का बताना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करें, संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करें, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पर जो होगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपको शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के सेशन का पूरा कंप्लीट 15 क्वेश्चन। अगले सेशन में जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, उसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे भी। पर इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा दोस्तों। तो जुड़े रहने के लिए आप करेंगे क्या, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।